सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है हमारा ये है स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स 2017 टू 2019 और 2012 टू 2016 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय वन ऑफ द वीडियोस जो बहुत पहले मैंने अपनी अपलोड कर ली थी। ठीक है, और इससे पहले मैंने एक 3 लेक्चर दे रखे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऑन स्टैटिस्टिक्स। सारे बेसिक्स वगैरह सारी कुछ चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हैं और सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिएगा, देन यू कम टू द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो अगर आपने वो तीनों लेक्चर अटेंड कर लिए तो आपको प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बोलूँगा जो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे चेंज इन स्केल, चेंज इन ओरिजिन एंड मेनी अदर फार्मूले या प्रॉपर्टीज़। तो आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी पहले, उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा, इन सारे क्वेश्चंस को फिर देखिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5 if each observation is multiplied by 3 then what is the new variance of the resulting observations। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी तो पढ़ी थी। अब वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर जो है आपका 20 ऑब्जर्वेशंस का 5 गिवन है। अगर सिग्मा स्क्वायर आपका 5 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर रूट 5 है तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चेंज इन स्केल वाली, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3 होगा तो जो नए ऑब्जर्वेशंस बनेंगे उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा नए ऑब्जर्वेशन का, वो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 3 टाइम्स रूट 5। जो पहला वाला जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया था उसका रूट 3 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी मॉडुलस ऑफ 3 टाइम्स हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ 3 इज़ 3, ये तो पॉजिटिव पहले से ही है, 3 गुना हो जाएगा रूट 5 का। अब उसके बाद अगर मैं इसी को स्क्वायर करूँ तो हमारा वेरिएंस भी आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 3 रूट 5 है तो 3 रूट 5 का जो स्क्वायर बनेगा वो बन जाएगा आपका नया स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी नया वेरिएंस। तो 9 5 या 45 ये आपका आ गया। सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 20। लेटर इट वाज फाउंड दैट 4 ऑब्जर्वेशंस वेर इनकरेक्ट विच वेर रिकॉर्डेड एज 21, 18 एंड 20। What is the mean if the incorrect observations are omitted। अगर इन सबको हटा दें, जो इनकरेक्ट हैं, ये सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, इनको अगर हटा दें तो न्यू मीन क्या बनेगा, मीन्स जो बचे कुचे जो ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं 100, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए आपके 100 और इन सब का जो मीन है वो है 20। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस हमने जब बात की थी, अगर हम n को मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर काम आ रहा है सीधे हमारा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 2000। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस 2000 हो गया। ओके, अब इसमें से हमने माइनस कर देना है किसको, 2000 में से 21, 18 और 20 को ओमिट कर देना है, हटा देना है। तो हटाने के बाद जो नया मीन आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो नया मीन क्या बनेगा, न्यू मीन विल बी इक्वल टू इन सब का जो भी सम आया अभी, लेकिन सम जो है इनको घटा के आएगा, क्योंकि इनको हटा दिए है। अब इनको हटा दिया तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो भी कम हो गए। पहले 100 थे, अब कितने हो जाएंगे, 4 कम कर दो, 4 ऑब्जर्वेशन हटा दी गई, तो दैट मीन्स 96 ऑब्जर्वेशंस बच गए। तो 2000 में से इसको घटाइए आप, 2000 माइनस कितना है ये 21 प्लस 21 42 प्लस 20 62 प्लस 18 80 हो गया अपॉन 96। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 1920 आ गया इनको सब्ट्रैक्ट करके, 2000 माइनस 80 एंड अपॉन 96। 16 6 जा 16 1 जा 16 2 जा 32 और ये आपका 6 से कट गया, 6 2 जा 12 20। तो क्लियर हो गया, जो नया मीन बनेगा अगर ये सारे जो गलत ऑब्जर्वेशंस थे उनको हमने हटा दिया तो जो उनका मीन बनेगा लेटर ऑन इट विल बी 20। सो बी विल बी करेक्ट आंसर्स। Next question, the mean weight of 150 students in a certain class is 60 kg. The mean weight of boys is 70 kg and that of girls is 55 kg. तो मीन यहाँ पे गिवन है सबका। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 150, 150 में बॉयज़ भी हो गए, तो बॉयज़ हो गए और गर्ल्स हो गए, बट पता नहीं कितने कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं। चलो मान लेते हैं बॉयज़ x हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 150 माइनस एक्स, कॉमन सेंस है, 2 इससे कर दे 150 के। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है बॉयज़ का जो मीन वेट है, द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज 70 kg और मीन वेट ऑफ गर्ल्स कितना है 55 kg।
और मीन वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट जो 150 था उसका है 60 kg। ठीक है, तो हमने टोटल वेट मीन्स अगर मैं 150 स्टूडेंट्स का वेट निकालना चाहूँ, अगर एक स्टूडेंट का वेट 60 kg है तो 150 स्टूडेंट्स का वेट कितना हो जाएगा, 150 इंटू 60। टोटल 150 स्टूडेंट्स का वेट हो गया 150 इंटू 60 इक्वल टू वेट ऑफ बॉयज़ प्लस वेट ऑफ गर्ल्स आ जाएगा यहाँ पे। तो वेट ऑफ बॉयज़ कितना बनेगा, बॉयज़ कितने हैं एक्स, तो एक्स बॉयज़ का वेट हो जाएगा एक्स इंटू 70 kg प्लस 150 माइनस एक्स गर्ल्स हैं तो उनका वेट हो जाएगा इंटू 55 kg। अब इसको आप सॉल्व भी करना है बस, इसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 से डिवाइड करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 3 जा 15 0, 5 से 14 टाइम्स चला गया, 5 से ये गया 11 टाइम्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना ईजी हो गया। 6 3 जा 18, 00 इक्वल टू 14x प्लस, तो ये आपका 15 इंटू 11 कितना हो रहा है 1650 आ जाएगा माइनस 11x। ओके, अब इसको यहाँ भेजिए आप 1800 1650, तो 150 आ गया इनको घटा के इक्वल टू 14x माइनस 11x, तो कितना आ गया 3x। ओके, 3 से इसको काट दीजिए, 3 5 जा 15 0। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास पूछा था, तो बॉयज़ को हमने क्या माना था, बॉयज़ को हमने x माना था नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पर आ रहे हैं हमारे, x की वैल्यू 50 आ गई, दैट मीन्स 50 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Next question, if two regression lines between height x and weight y are 4y minus 15x plus 410 equal to 0 and 30x minus 2y minus 825 equal to 0, then what will be the correlation coefficient between height and weight। तो हाइट को वेरिएबल x से डिनोट किया जा रहा है और वेट को वेरिएबल y से डिनोट किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो पहला इक्वेशन को आप लिखिए, पहला इक्वेशन है वो आपका इस टाइप का है 4y माइनस 15x प्लस 410 इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, रिग्रेशन लाइन का जो इक्वेशन हमने डिस्कस किया था। तो y को अकेला कीजिए, तो y को अकेला करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 15x माइनस 410 और 4 अपॉन में आएगा ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द लाइन y ऑन x। तो अगर ये है तो ये जो आपका x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये आपका बनेगा क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो हमने डिस्कस किया था लेक्चर 3 में। तो ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट बनेगा किसका, बी वाई ऑन एक्स वाला इक्वल टू 15/4 आ गया यहाँ से। वैसे आप दूसरा इक्वेशन देखिए, ये तो मैं पूरा लिख रहा हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं और सीधे रिग्रेशन कोफिशिएंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट अब यहाँ पे किसको अकेला करेंगे, हम एक्स को अकेला कर लेते हैं। तो एक्स को अकेला करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y प्लस 825/30 और ये भी अपॉन 30। दैट मीन्स यहाँ से हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएगा x ऑन y वाला, दैट इज़ 2/30। y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2/30 आपको दिख रहा होगा, तो 1/15 हो गया। ठीक है, और आपको मालूम है फॉर्मूला आपने निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट। तो r निकालना आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो r के लिए आपको फॉर्मूला हमने लिखाया था कोरिलेशन कोफिशिएंट, लेक्चर 3 में ही हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आर क्या होता है, प्रॉपर्टी जब हमने डिस्कस किया था, आर इक्वल टू बी एक्स वाई रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये हमने डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिक मीन वाली बात की थी वहाँ पे, और ये प्रॉपर्टी भली बातें डिस्कस की थी। ठीक है, तो बी एक्स वाई हमें मालूम है कितना है 1/15 है, और बी वाई एक्स आपका है 15/4 और इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो 15 से 15 कटा 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1/2। तो आपका सीधे आंसर हो चुका है। तो इतना आपने सॉल्व नहीं करना था, आपको डायरेक्टली आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आप डायरेक्टली वैसे ही दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ रूट में वैल्यू पुटअप से डायरेक्टली आंसर आ जाता। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ कैंडिडेट्स गॉट सेकेंड क्लास व्हेन द डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, तो व्हाट इज़ द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड क्लास। तो छोटी क्लास का ही आ गया 40% है, तो 40% का मतलब 40/100 किसका निकालेंगे, हमें एंगल निकालना है। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है सेंटर पे, तो 360 का 40% निकाल देंगे तो अपने आप हमारा एंगल आ जाएगा, जो भी एंगल हमें चाहिए, सेंटर एंगल जो मेजर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 जा 12, 13 14, तो 144 डिग्री डायरेक्टली आ गया। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा द ग्राफ्स फॉर लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव आर ड्रॉन। If the point at which the two curves intersect is P, then the abscissa of the point P gives the value
ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी हमने डिस्कस किया था। मैंने जब कहा था मीडियन की बात की थी तो मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मीडियन जहाँ पर आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे ओजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा ये है, ओके। तो ओजी जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट का जो एब्सिसा होता है वो मीडियन होता है, ये हमने क्लियर किया था वहाँ पे। तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट है तो बी एक्स वाई आपको गिवन है। बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई का हो गया आपका -1/2 ये गिवन है, और बी वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू -1/8 रेस्पेक्टिवली ये गिवन है। देन व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपको घुमा फिरा के, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट माने आर की वैल्यू निकालनी, तो फिर वही फॉर्मूला आपका अभी थोड़ी देर पहले आपने लगाया था, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो जिनने लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसको तो बहुत आसान लग रहा होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर कट आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो बी एक्स वाई कितना था -1/2, और ये आपका था बी वाई एक्स -1/8। बट यहाँ मैंने कहा था कि जब ये दोनों नेगेटिव होंगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों नेगेटिव होंगे, तो आंसर भी आपका नेगेटिव में आएगा, भले ही आपका अंदर कुछ भी सॉल्व करें। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन रहा है अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ आपका बन रहा है 16, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 बन रहा है, जो कि 1/4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन किसका आएगा, नेगेटिव का बाहर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो -1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोनों प्लस होते तो प्लस का साइन आता है, अगर दोनों माइनस होते हैं तो बाहर में माइनस का साइन आता है। ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट हमने वहाँ भी डिस्कस किया था क्लियर कट। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट एक्स सीरीज़ का जो मीन है 10 है, वाई सीरीज़ का मीन 90 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया एक्स सीरीज़ का 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज इज 12, और ये आपका कोरिलेशन गिवन है 0.8। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो एक्स ऑन वाई वाला हमने डिस्कस किया था लेक्चर, उसमें क्या पढ़ा था, एक्स माइनस एक्स का एक्स सीरीज़ का मीन इक्वल टू बी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और ये पढ़ा था वाई माइनस वाई सीरीज़ का मीन। ये फॉर्मूला था हमारा कौन सी रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, एक्स ऑन वाई के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फॉर्मूला, बट इसमें केवल बी एक्स वाई हमने फाइंड करना है, बाकी चीज़ें यहाँ क्लियर हैं। एक्स माइनस एक्स सीरीज़ का मीन यहाँ हमें मालूम है कितना है, 10 गिवन है ऑलरेडी, और बी एक्स वाई हमें मालूम नहीं है। तो बी एक्स वाई के लिए हमने फार्मूला वैसे पढ़ाई था, आर टाइम्स क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, रिग्रेशन जब हमने डिस्कस किया था लेक्चर 3 में। और वाई माइनस वाई सीरीज़ का मीन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 90। बस आपने, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो यहाँ गिवन है, आर भी गिवन है। ओके, बस इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, एक्स -10 इक्वल टू आर क्या है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट इज़ 0.8 इंटू सिग्मा एक्स इज़ 3 एंड सिग्मा ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज इज़ 12 एंड वाई माइनस ये आपका आ गया 90। ओके, 3 से करिए आपका 4 टाइम्स, 4 से इसको काट दीजिएगा, 0.2 टाइम्स करिए। ओके, तो x -10 बचा है यहाँ पर आपका, 0.2 को अंदर भेज दीजिए, 0.2y और प्लस -9 2 जा 18, 180, तो मतलब 18 बन जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। ओके, अब 10 को इस तरफ भेज दीजिए आप, तो 10 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू बन जाएगा आपका 0.2y -18 प्लस 10, दैट मीन्स -8, ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा आपका ऐसा इक्वेशन यहाँ पर आ रहा है, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -8 प्लस 0.2y। होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ ओरिजिन से तो अनअफेक्टेड होता है जरूर, असर नहीं पड़ता है इसमें, चेंज ऑफ स्केल से तो असर पड़ता ही है, ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, क्योंकि जब स्टैंडर्ड डेविएशन में असर पड़ता है मॉडुलस टाइम्स, ओके, तो इस पे मॉडुलस स्क्वायर टाइम्स असर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है, तो ये प्रॉपर्टी, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहली बात हम करें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन मीन, ये था इनटू 100, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो भी आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों का यूनिट सेम होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सेंटीमीटर में है तो
मीन भी सेंटीमीटर में होगा, अगर वो केजी में है तो ये भी केजी में होगा, तो दोनों जो है आपके यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स ये यूनिट फ्री हो जाएगा। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन आर 0.2 एंड 1.8, तो फिर वही फार्मूला बेस्ड आ गया। आर इक्वल टू फार्मूला क्या था आपका, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इंटू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, तो ये आपका सीधे फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। बी एक्स वाई कितना यहाँ पे गिवन है 0.2 एंड बी वाई एक्स 1.8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 आ जाएगा और 0.36 का स्क्वायर रूट है 0.6, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6 एंड कोवेरिएंस इज 27 एंड वेरिएंस इज वाई, वेरिएंस ऑफ वाई इज 25, देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। अब फार्मूले आपके अगर दिमाग में अच्छे से रटे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सारे चीज़ें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं, कोई नई चीज़ नहीं हम कर रहे हैं। इफ़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन, तो आर हमें गिवन है 0.6, कोवेरिएंस ऑफ बोथ द सीरीज एक्स एंड वाई 27 गिवन है, और वेरिएंस ऑफ वाई सीरीज, तो वेरिएंस माने सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना है 25 है, और हमने क्या निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स सीरीज, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर हमने निकालना है। तो इसके लिए हमने सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है। आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फार्मूला हमने लिखाया था वैसे ही ऑलरेडी। तो आर की वैल्यू हमारी 0.6 है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना हो गया 27, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है आपका हमने फाइंड करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि वेरिएंस आपका 25 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो आपका सिग्मा वाई का जो स्क्वायर है वो 25 है, वेरिएंस आपका 25 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 5, तो उसको इंटू 5 यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, 5 को यहाँ भेजिए इंटू में, तो 5 6 जा कितना हो गया 30, तो 3 बन गया यहाँ, 3 इक्वल टू 27 अपॉन सिग्मा एक्स आ गया। ओके, 3 से कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, सिग्मा एक्स विल बी इक्वल टू 9, और सिग्मा एक्स का जो स्क्वायर बनेगा वो बन जाएगा 9 का स्क्वायर 81, दैट मीन्स अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़ 9 है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये मत भूलिएगा लास्ट में, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, एक्स सीरीज़ का वेरिएंस निकालना है, तो ये वेरिएंस आपका स्क्वायर करके आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट मीन्स 81, तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स बार बी द मीन ऑफ x1, x2, x3 so on up to xn, if xi equal to a plus c times yi for some constants x a and c, then what will be the mean of y1, y2, y3 so on up to yn। तो x तो इनका मीन हो गया, हमने y सीरीज़ का मीन निकालता, और y जो है कैसे आ रहा है इसके लिए रिलेशन यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो एक्स आई इक्वल टू ए प्लस सी वाई आई आ रहा है। ठीक है, तो ए को इस तरह भेजिए, y को अकेला करना है हमें, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन सी ऐसे चला जाएगा इक्वल टू वाई आई, ये आ गया। ठीक है, तो जो वाई सीरीज़ बनी वो कैसे बनी, एक्स आई सीरीज़ को जब हमने 1/c से मल्टीप्लाई किया, ये जो स्टेटमेंट हमारे यहाँ बना हुआ है, इक्वेशन जो बना हुआ है, वाई वाली जो सीरीज़ बन रही है एक्स सीरीज़, तो एक्स सीरीज़ से कैसे बनी, जब एक्स सीरीज़ के साथ 1/c हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद माइनस a/c घटाया। अब हमने वाई सीरीज़ का जो है मीन निकालना है, वाई तो हमने चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल वाली बात जब डिस्कस की थी, जब ये हमने टॉपिक कवर किया था मीन, तो वहाँ पे हमने सब डिस्कस किया था कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का पूरा असर होता है। तो जो नया मीन बनेगा, तो एक्स सीरीज़ का जो मीन है, एक्स की जगह हमने एक्स बार लिख दिया, बाकी सब वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई हो गया ये माइनस a/c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर ऐसे तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन लास्ट वाले में देखिए आप एलसीएम लेके, इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो एक्स बार माइनस ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4x माइनस 5y इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, दो इक्वेशन यहाँ पे, टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन की इक्वेशन हो गए, देन व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स सीरीज़ का मीन और वाई सीरीज़ का मीन। तो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। हमने क्या कहा था, दो जो रिग्रेशन लाइन्स होती हैं, दो रिग्रेशन लाइन्स जो होती हैं वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं,
दोनों रिग्रेशन लाइन्स उनके मीन पे। जब दो रिग्रेशन लाइन बनाएंगे तो जो पॉइंट बनेगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट वो होगा उनका मीन, एक्स सीरीज़ का मीन और वाई सीरीज़ का मीन। अगर इसका मतलब ये हो कि दोनों लाइन की इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा और वही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए फिर आप। तो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को, तो 5 4 जा 20x माइनस 5 5 जा 25y प्लस इसको इस तरफ भी भेजिए माइनस 5 3 जा 15 5 3 जा 15 16 और यहाँ आ गया आपका 20x इक्वेशन 2 आपका ऐसे ही था इक्वल टू 107। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल और उसके बाद आपका कितना 25 में से 9 घटाया आपका 16 आ गया माइनस 16y इक्वल टू, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 5 12 72 आपका 272 माइनस से माइनस कैंसिल 16 1 जा 16 16 1 जा 16 आ गया आपका 16 1 जा 16 आए तो 11 बचा 16 7 जा 112 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब x की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं, इक्वेशन 1 में रख दीजिए x y की वैल्यू, तो 4x माइनस 5 टाइम्स y माने 5 17 5 जा 85 प्लस 33 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2 यहाँ आ गया आपका 5 इक्वल टू 0। तो x आपका आ जाएगा कितना 52/4 दैट इज़ 13। तो x की वैल्यू हमारी 13 आ गई, y की वैल्यू 17 आ गई। तो जो मीन होगा x बार इक्वल टू 13 हो जाएगा और y बार y सीरीज़ का जो मीन हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। दैट मीन्स C विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, इट इज़ चेंज इन स्केल का असर भी पड़ता है इसमें, चेंज इन ओरिजिन का असर भी पड़ता है। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट चेंज इन, ये भी गलत है। वेरिएंस में जो असर पड़ेगा वो चेंज इन स्केल का पड़ेगा, ना कि चेंज इन ओरिजिन का। तो चेंज, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी में मालूम है चेंज इन ओरिजिन का स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई असर नहीं पड़ता है, बट चेंज इन स्केल का पड़ता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो गए, गलत हो गए। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो नीदर वन नॉट टू, तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। तो सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो, तो ये हमने पढ़ा था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जब मीन की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर है, ट्रू हो गई है आपकी। और उसके बाद द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस इज मिनिमम व्हेन टेकन अराउंड मीडियन, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मीडियन की प्रॉपर्टी, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मीडियन में। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो तीनों के तीनों लेक्चर अच्छे से अटेंड कीजिएगा। पहले लेक्चर में द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस इज मिनिमम व्हेन टेकन अराउंड मीडियन, तो ये भी प्रॉपर्टी थी और ये आपका करेक्ट हो गया। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द नंबर्स। अब नंबर्स को फाइंड कर इनका मीडियन निकाल के उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा पहले तो हमें। सबसे छोटा इसमें एक नेगेटिव वाला भी दिख रहा है -4.8, उसके बाद कौन है इसको काट देते हैं। उसके बाद आपका 2 1 कहीं दिख नहीं रहा है, 0 दिख रहा है यहाँ पे, 0 को कैंसिल कर लेते हैं। 0 के बाद 1 वाला कोई टर्म नहीं है, 2 वाला ये हो गया, 2.3 हमने कैंसिल कर दिया। फिर 2.3 के बाद 3 वाला यहाँ पे दिख रहा है हमें 3.5, 3.5 के बाद 3.9 आ जाएगा ये, ओके। 3.9 के बाद 4 वाला ये आ गया 4.6, 4.6 के बाद आपका आया 5.2 लास्ट वाला 5.2, उसके बाद आया आपका 6.1, इसके बाद आया आपका 7.6, उसके बाद आया आपका 8.2, इसके बाद आया आपका 9.3 और लास्ट आपका आ जाएगा यहाँ 12.7। तो सारे के सारे टर्म्स हमने कवर कर लिए 12.7। अब नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोबारा काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो n/2th टर्म
प्लस इसके बाद वाला जस्ट n/2 प्लस n/2 प्लस 1/8 ओके अपॉन 2, ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो दैट मीन्स 12/2 कितना हो गया, 12/2 सिक्स टर्म प्लस इसके बाद वाला 7th टर्म अपॉन 2, ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो 6 टर्म क्या है इसमें, गिन लीजिए आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 6 नंबर में आपका आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 4.6, और इसके जस्ट बाद वाला है 5.2 अपॉन 2। तो दोनों को जोड़ी कितना रहा है, 8 6 5 + 4 9 अपॉन 2। ओके, तो 4.9 आपका ये आंसर आ गया। ओके, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार रिपीट भी हो रहे क्वेश्चंस, उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये 3 लेक्चर अटेंड कीजिएगा, बेसिक चीज़ें आपकी यहाँ पे पूरी क्लियर हो जाएंगी, और स्टैटिस्टिक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो एक आध क्वेश्चन छोड़ भी देंगे चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल हिट। In a test of mathematics, 20% of the students obtain first class. If the data are represented by pie chart, तो what is the central angle? तो central angle of the first class पूछा गया, तो 20% है 20/100 into 1 complete angle is 360 degree, 0 0 0 0, 36 2 72 degree. तो C will be correct answer. Next question, a train covers first 5 kilometer of its journey at a speed of, तो पहले के जो 5 किलोमीटर है, ये सपोज 5 किलोमीटर होगी, और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है ट्रेन। एंड द नेक्स्ट 15 किलोमीटर्स, क्या जो अगले 15 किलोमीटर हैं, ये 15 किलोमीटर ये हो गई टोटल, 15 किलोमीटर ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख देंगे हम। तो पहले हमें 5 किलोमीटर जो कवर किया इसने, ट्रेन ने 5 किलोमीटर ये कवर किया, इसमें टाइम कितना लगा ये निकाल देते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ओके, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे 5 है, स्पीड है 30, तो 5/30 दैट मीन्स 1/6 आ गया T1। और ये 15 किलोमीटर को कवर करने में मान लेते हैं T2 टाइम लगा, तो T2 इक्वल टू आ जाएगा आवर में आएगा टाइम, तो 15/45 हो जाएगा आपका ये, 15 3 जा 45। तो इसको हम लिख देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ताकि इनके डिनोमीटर सेम हो जाए, तो 2/6 आवर्स। ओके, तो हमने एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है 5 + 15, तो 5 + 15 20 आ गया, अपॉन टोटल टाइम लगा T1 + T2 दैट मीन्स 1/6 + 2/6, तो 3/6। तो 3/6 को हम लिख देंगे 1/2, 2 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 220 या 40 किलोमीटर पर आवर। सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये फार्मूला भी हमने लिखाया था शॉर्टकट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या लिखा था हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा ऑफ n² - 1/12, ये फार्मूला हमने लिखा रखा था लेक्चर 3 में। तो ये आपका एग्जाम में भी पूछा गया, देख लीजिए आप, और ये इसके बेस्ड क्वेश्चंस और भी पूछे होंगे एग्जाम में ज़रूर, तो अभी आगे चल के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो होंगे ये। और देखिए आपका इसमें सीधे कौन सा आंसर, डायरेक्टली देखते ही वाला आंसर आपका ही, और सिग्मा इक्वल टू √n² - 1/12, सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ combined group of men and women is 25 years. If the average age of group of men is 26 years and that of group of women is 21 years, then the percentage of men and women in the group we have to find. Okay, तो मान लेते हैं मैन कितने हैं वो मालूम नहीं है, मैन मान लेते हैं x हो गए, मैन हो गए x इन नंबर्स, और वुमेन जो हैं यही मालूम नहीं कितने हैं, तो हम मान लेते हैं y। और टोटल कितने हो गए दोनों को मिला के, कंबाइंड जो आपका बना ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, उसमें टोटल लोग कितने हो गए x + y। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है द एवरेज एज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, जो एवरेज एज है इनका टोटल का मीन्स कंबाइंड ग्रुप का वो है 25। इफ़ द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ मैन, तो ग्रुप ऑफ मैन का एवरेज है 26
एंड द ग्रुप ऑफ वुमेन का जो एवरेज है वो है 21। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मैन से इनके मीन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल जो आपका एज आ जाएगा इनका एक्स मैन का, जो अगर एक आदमी का जो एज है वो 26 ईयर्स है, मीन का मतलब ये हुआ कि हर किसी आदमी का अब जो एज होगा वो हम केवल एक फिक्स नंबर से 26 से डिनोट करेंगे क्योंकि मीन 26 है। तो यहाँ पे एक्स मैन है, तो एक्स मैन का वेट कितना हो जाएगा, अगर एक मैन का वेट 26 है तो एक्स मैन के वेट 26, सॉरी ये वेट कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, एज 26 ईयर्स, और 26 इंटू एक्स ईयर्स हो गया प्लस, और यहाँ पे वुमेन वाई है और एक वुमेन की जो एज है वो 21 ईयर्स है, तो वाई वुमेन की एज कितनी हो जाएगी 21 इंटू वाई। ओके, और इक्वल टू, और टोटल जो ग्रुप में लोग हैं वो एक्स प्लस वाई है और जो इनका एवरेज है वो 25 है। दैट मीन्स एक व्यक्ति की जो एज है वो 25 स्टैंडर्ड माना गया है, तो एक्स प्लस वाई लोगों का जो टोटल एज बनेगा वो कितना बनेगा, एक्स प्लस वाई इंटू 25। ओके, तो यहाँ पे टोटल सम हमने निकाल दिया एजेस का और इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे इनको ऐड कीजिए आप, ऐड तो होगा नहीं है आपका, तो यहाँ से इक्वेशन आपका बन जाएगा 25x प्लस 25y। तो x को यहाँ भेजिए आप, तो x हो गया ही, 21y को इस तरफ भेजिए, 4y आ गया। दैट मीन्स x और y का बीच में एक रेशियो आ गया, दैट इज़ x अपॉन वाई 4/1 आ गया। ठीक है, तो x किसको डिनोट करता मैन को और y किसको डिनोट करता वुमेन को। तो हमने मैन की परसेंटेज निकालनी है, तो मैन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, मैन जो है 4, मैन के सामने में जो आपका दिख रहा है नंबर 4 है, 4 अपॉन टोटल जो आपका ये बनेगा 4 और 1 का सम 5 इंटू 100, तो 5 2 जा 10, 24 जा 80% आपके क्या हो जाएंगे, मैन हो जाएंगे। और वुमेन क्या है नीचे में 1 आउट ऑफ टोटल कितना हो गया, रेशियो का सम जो आपका बन रहा है 4 और 1 का रेशियो बन रहा था यहाँ पे, टोटल रेशियो का सम बन गया 4 + 1 5 इंटू 100। तो ये आपका कटा, सॉरी 5 से कट दो इसको, 5 2 जा 20 बार कट जाएगा आपका, ये इक्वल टू 20% आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन इन द ग्रुप। तो मैन की परसेंटेज कितनी आई थी आपकी, मैन की परसेंटेज 80 और वुमेन की परसेंटेज 20। तो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड फिर से आ गया। इफ 10 इज एडेड टू ईच एंट्री इन ऑन अ लिस्ट देन द एवरेज डिक्रीजेज बाई, 10 इज एडेड, 10 को जोड़ा जाता है हर किसी के साथ, तो एवरेज जो है इंक्रीज बाई 10, बिल्कुल करेक्ट है। चेंज इन ओरिजिन हो रहा है तो बिल्कुल लागू होगा। उसके बाद इफ़ 10 इज एडेड टू ईच एंट्री ऑन अ लिस्ट देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेज बाई 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज इन ओरिजिन का कोई असर नहीं होता, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और इफ़ ईच एंट्री ऑन द लिस्ट इज डबल देन द एवरेज डबल्स, तो एवरेज माने मीन डबल्स, तो मीन में चेंज इन स्केल हो रहा है तो असर पड़ेगा, बिल्कुल सही है, डबल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 4, if 2 is added to each observation then the new variance of the resulting observations will be। तो चेंज इन स्केल हो रहा है यहाँ पे, 2 इज़ एडेड वाली बात हो रही है, तो चेंज इन स्केल में कुछ असर पड़ता नहीं है, कुछ अंतर आता नहीं है, तो जो रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस आएगा वो इट विल रिमेन द सेम, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो पहले कितना था, 25 ऑब्जर्वेशंस का जो वेरिएंस था 4 था, तो अब भी जो है 4 ही रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो चेंज इन ओरिजिन में कोई असर नहीं होता है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज एक्स आई वाई आई सीरीज आपका जो ग्रेटर देन 0 है, आई की जो वैल्यू है 1 2 3 टू एन है, आर द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विथ ज्योमेट्रिक मीन्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ओके, देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन वाई इज, तो हमने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज एक्स इंटू सीरीज वाई, एक्स वाई सीरीज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स सीरीज इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई सीरीज, ये हमने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी। ठीक है, तो ये सेम प्रॉपर्टी डिवीजन में भी जाती है, एक्स अपॉन वाई आप चेक कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आप याद करिए, वैसे मैंने डिस्कस नहीं किया था ये। तो इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई, ये भी प्रॉपर्टी यहाँ लागू होगी। दोनों प्रॉपर्टी आप याद, ये पहली प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी ऑलरेडी, बट ये प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की थी, तो ये प्रॉपर्टी आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स सीरीज एक्स अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन वाई निकालना, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स सीरीज़ क्या है, पी है, एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई सीरीज़ आपका क्या है, क्यू है। ये क्वेश्चन में ये मैंने, ठीक है, तो ये आंसर भी आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन वाई सीरीज़ का हो जाएगा पी अपॉन क्यू, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, तो बी वाई ऑन एक्स आपको गिवन है -6, ओके, एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई आर की वैल्यू हमें गिवन है -1/2, और हमने क्या निकाला, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, तो बी एक्स ऑन वाई निकालना है। तो हालांकि ये भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि बी वाई एक्स आपका नेगेटिव है, तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव ही आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, और फॉर्मूला यहाँ पे सीधे वो याद लगी है, आर इक्वल टू रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी ऑफ वाई एक्स। अब इस फॉर्मूले में से कितनी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया आप देख लीजिए आप, -1/2 और बी एक्स वाई आपका निकालना है हमने इंटू बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स आपका कितना गिवन था, -6, ओके, तो ये आपका आ गया 6 ही लिख दो यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रूट के अंदर तो आप साइन लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप आ जाएगा आपका स्क्वायर करने पे कितना 1/4 और यहाँ से आ जाएगा बी एक्स वाई इंटू 6। और आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो साइन लेंगे लास्ट में माइनस का लेंगे, क्योंकि भले ही वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका इक्वल टू 1/24 आ रहा है, बट ये +1/24 नहीं लेंगे आप, इसका नेगेटिव साइन, क्योंकि बी वाई एक्स का जो साइन होता है आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, हमने पहले भी डिस्कस की थी एक प्रॉपर्टी, इन तीनों का साइन जो है सेम होना चाहिए। तो आर भी नेगेटिव है, बी वाई एक्स भी नेगेटिव है, तो बी एक्स वाई भी जो है चाहे कुछ भी आपको पॉजिटिव आया है तो हमने इसको नेगेटिव बना देने हैं। तो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/24, तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी केसेस वुड यू एक्सपेक्ट टू गेट अ नेगेटिव कोरिलेशन, द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। तो हस्बैंड की वाइफ बढ़ेगी तो वाइफ की एज भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि वो माइनस तो होगी नहीं, तो ये तो पॉजिटिव है, ओके। सू साइज एंड इंटेलिजेंस, तो सू साइज जो है, अगर सू का साइज छोटा होगा तो इंटेलिजेंस जो है, अब ये इसका कोई रिलेशन ही समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। सू साइज आपका बड़ा होगा, उससे क्या मतलब है, सू साइज बड़ा मतलब हाइट बड़ी, तो ये कोई कोरिलेशन नहीं है, इस कोरिलेशन विल बी 0, तो हमें नेगेटिव फाइंड करना है। इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट, अब प्रॉफिट वाली बात हो रही है, और एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स, अब क्लेम करेंगे तो जाहिर सी बात इनको पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ तो लॉस होने लग जाएगा इनको, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्लेम्स जो हैं जैसे जैसे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट वैसे वैसे कम होगा, नंबर ऑफ़ क्लेम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रॉफिट जो है वो वैसे डिक्रीज़ होने लगेगा। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज़्यादा होगा तो यील्ड ऑफ क्रॉप फसल भी अच्छी होगी, वो भी इंक्रीज़ होगा, तो एक ही डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में सी वाला जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्लेम्स के बढ़ने पे प्रॉफिट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इन लेक्चर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन देम। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डायरेक्टली प्रॉपर्टी का सीधे आंसर हो गया 0। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन देन इट इज़ डिवाइडेड बाई 4, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो पहले क्या था आपका, स्टार्टिंग में मीन कितना था, 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो मीन है 50 है, तो जो नया मीन बनेगा वो कितना बनेगा 50। चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का पूरा फ़र्क पड़ता है, तो सीधे सीधे आप इसको जैसा है वैसे एक्ट कीजिए। 5 इज सब्ट्रैक्टेड, तो 5 सब्ट्रैक्ट करने में सब फ़र्क पड़ेगा ही, उतना ही हो जाएगा, -50 - 45 अपॉन, फिर डिवाइड किया किससे, देन द रिजल्ट इज़ डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से डिवाइड किया, तो यही आपका नया मीन बनेगा। तो कितना हो रहा है 45/4, तो आपका आ गया 4 11 जा 44, 1 बचा 4 2 जा 8, 11.25, तो ये नया मीन बनेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन में केवल
किसका असर पड़ेगा, -4 का कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चेंज इन ओरिजिन का कोई असर होना नहीं है, सॉरी -5 का कोई असर, 5 इज सब्ट्रैक्टेड कह रहा है तो -5 का कोई असर नहीं पड़ेगा, बट डिवाइडेड बाय 4 का ज़रूर असर पड़ेगा। तो जो पहले जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, पहले कितना था, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 10/4 कर देंगे हम, बस 1/4 का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो 1/4 ही रहेगा, तो 1/4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 2 जा 8, 2 बचा 4 5 जा 20, तो 11.25 और 2.5 ये नई मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो ये अभी हमने, तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ये वाली बात हो रही है, अलजेब्रिक सम x माइनस एक्स बार, तो अलजेब्रिक सम जो होता है इनका सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की थी जब मीन वाला पहला लेक्चर हमने दिया था। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कोई AP है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप AP जब होगी 2 5 7 9 11, इस टाइप की हमने कुछ सीरीज़ बनाई, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। यह हमने ऐसा कुछ किया 1 2 2, उसके बाद ले लिया हमने 3 4 5 5, यहाँ ले लिया 6। ओके, अब ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए 2 2 यहाँ जो है इक्वल इंटरवल्स में फिर से रिपीट हो रहे हैं, मीन्स 2 बार, ये 2 2 बार है या 5 2 बार आ रहा है, बीच में 2 का गैप है, ठीक है। और यहाँ से भी लास्ट से भी आप देखें तो ये कंडीशन बन रही है, तो एक सिमेट्रिक फॉर्म में है एक, ठीक है। यहाँ से क्लियर होगा, उसको देखते हुए थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें अरेंज है सिमेट्रिक ऑर्डर में। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि फ्लैप करके अगर आप इसको बीच से फ्लैप करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही आ जाएंगे उसी ऑर्डर में, ठीक है। तो सेम वाले एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ जो कॉमा है आपका, ये जो कॉमा है यहाँ पे, अगर मैं इधर से फोल्ड करूँ दोनों तरफ, तो 4 जो है 3 के ऊपर आ जाएगा, और 5 जो है 2 और 2 के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, और 6 जो है 1 के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्लियर है, तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे देखिए मीन कितना आएगा, तो अगर इसका मीन आप मीन और मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का मीन और मीडियन जो है इक्वल आता है, मीन्स इसका जो मीन जो आएगा और जो मीडियन आएगा वो दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, पहली तो वैसे ही गलत हो चुका है कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन कह रहा है, तो ये पहला ही गलत हो चुका है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन ऐसे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन और मीडियन जो है हमेशा इक्वल आते हैं, ऑलवेज दे आर इक्वल। तो आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, बोथ विल बी इक्वल। तो ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो ओनली 1 वाला ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6। ओके, आर आपका गिवन है 0.6। रैंडम वेरिएबल्स जेड एंड डब्ल्यू आर डिफाइंड एज जेड इक्वल टू एक्स प्लस 5 and w equal to y plus y upon 3, then what is the correlation coefficient between z and w? तो z और w के बीच में correlation coefficient क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, मीन्स वही होगा जो पहले था। तो हमने correlation coefficient में पढ़ा था प्रॉपर्टी कि correlation coefficient में चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन का कुछ भी असर नहीं होता है, ठीक है। तो आपने नई सीरीज़ बनाई z और w, और यहाँ पे जेड सीरीज़ जो बनी 1 एक्स सीरीज़ के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, फिर 5 ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद डब्लू सीरीज़ को लाने के लिए वाई सीरीज़ में 1/3 से मल्टीप्लाई किया। दैट मीन्स चाहे आप मल्टीप्लाई करो ऐड करो, तो जो चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन वाली बात यहाँ पर आती है कोरिलेशन कोफिशिएंट में, ये इसका कोई असर नहीं होता है। दैट मीन्स स्टार्टिंग में जो एक्स और वाई का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट था वही जो नई सीरीज़ बनेगी उसका भी वही बनेगा। दैट मीन्स द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू विल बी सेम, विल रिमेन सेम। तो पहले कितना था 0.6, तो अब भी 0.6 ही होगा। दैट मीन्स डी विल बी करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी पूरी डिस्कस की हमने। तो बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर जिन बच्चों ने ये पहली बार देख रहे हैं तो
वो एक बार जो है पहले लेक्चर अटेंड कर लीजिए, उसके बाद अगर ये वीडियो वगैरह देखेंगे आप तो पूरे की पूरी चीज़ें आपके सामने में क्लियर कट होंगी, कोई भी नई चीज़ आपके सामने नहीं होंगी, आप तुरंत समझ पाएंगे देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 20 आर मल्टीप्लाइड बाई 3 देन व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज। तो वही फार्मूला हमें याद आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का लिए फार्मूला हमने लिखा था n² माइनस 1/12। तो वेरिएंस के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, तो n² माइनस 1/12। तो 20 नेचुरल नंबर्स का पहले वेरिएंस निकालते हैं हम। तो 20 नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1, तो 399/12। 3 से काटिए, 3 4 जा 12, 3 13 जा 3 3 जा, तो आ गया वेरिएंस आ गया आपका 133/4। ठीक है, 1 से लेके 20 तक के जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका वेरिएंस आ गया 133/4। देन व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग। इसके बाद क्वेश्चन करा कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को नेचुरल नंबर्स 1 to 20 को जो आपके 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नई सीरीज़ बनेगी उसका वेरिएंस क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई किया 3 से तो वेरिएंस में क्या असर पड़ेगा, तो वेरिएंस में असर पड़ेगा 3 का स्क्वायर टाइम्स जो पुराना वेरिएंस था वो, तो पुराना वेरिएंस कितना था 133/4, तो वेरिएंस में ये असर पड़ता है। ठीक है, चेंज इन स्केल में ये असर पड़ता है, चेंज मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स चेंज इन स्केल हो रहा है, तो चेंज इन स्केल में इसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा पुराना वाला जो वेरिएंस आ रहा था उसका। तो कितना हो गया 9 इंटू, तो इसको डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 3 जा फिर 12 आया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 33.25 इंटू 9, 33.25 इंटू 9, तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 प्लस 4 22 कैरी 2, 9 3 जा 27 29, 9 3 जा 27 29, 299.25, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये आपकी गिवन है, इन असेंडिंग ऑर्डर इज 52। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द 5th एंड द 6th ऑब्जर्वेशंस। तो भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने काउंट कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो जो मीडियन होगा 10/2 माने 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2, ये आपका मीडियन बनेगा जो कि 42 के बराबर है। तो 5th टर्म क्या है इसका x+1 प्लस 6th टर्म है x+3/2 इक्वल टू 42, तो आ गया 2x + 4 इक्वल टू 84, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू आ गया आपका 40, 2 को उस तरफ भेजिए, -2 40, 2 से डिवाइड किया है सबको, x की वैल्यू 40 आ गई, दैट मीन्स x+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 और x+3 की वैल्यू हो जाएगी 43, तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन वेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, ये आपका मीन आपका 4.4 गिवन है एंड द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आपको गिवन है 8.24। तो सिग्मा स्क्वायर का आपको फॉर्मूला मालूम ही है क्या होता है, सिग्मा x² अपॉन n माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू 8.24 हमें गिवन है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, अदर 2 ऑब्जर्वेशंस निकालने हैं। तो सिग्मा x² का मतलब क्या हो गया, जो भी टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम। तो ये 3 टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, पहला टर्म 1 था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 3 का सम, तो स्क्वायर का सम तो आएगा बच्चे 2 और, तो 2 मालूम नहीं है, उनको a मान लेता हूँ, a का स्क्वायर, दूसरे को b मान लेता हूँ, b का स्क्वायर जो गायब है, इन सब का स्क्वायर हुआ सिग्मा, समेशन को हमने तोड़ के लिख दिया अपॉन n, तो अपॉन n का मतलब 5 हो गया, अपॉन में आपका 5 आ गया, माइनस मीन आपको गिवन है 4.4, तो 4.4 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 8.24। ठीक है, तो 4.4 का स्क्वायर कीजिए, उसको उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पहले इसको ऐड कीजिए आप, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस a² प्लस b² अपॉन 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 33 कैरी 3, 4 का स्क्वायर 19.36 आ गया, इक्वल टू करके उस तरफ प्लस में चला जाएगा ये, प्लस 8.24, इनको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है आपका 30 40 50 60, ये आपका आ गया 19 + 8 27, 27.60 ये आपका आया, इंटू 5 भी आएगा यहाँ,
और इनको जोड़ के कितना आ रहा है 36 + 4 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा। फिर आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 या 30 कैरी 3, 5 7 या 35 38 कैरी 3, 5 138 आ गया। 41 को उस तरफ भेजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 138 माइनस 41। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ आएगा 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 4 गया, मीन्स 13 में से 4 गया 9, 97 आ गया आपका। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें अब ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो आप देखिए कौन कौन से दो पेयर हैं जिनका स्क्वायर करके 87 आएगा। तो 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256। ओके, तो इन दोनों को जोड़ के तो 97 कभी आ नहीं सकता है, तो ये आपका आंसर बनेगा, या तो बी वाला ही बनेगा। फिर 9 का स्क्वायर 81, ओके, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों को जोड़ के कितना बना आप देख लीजिए 797। तो ए आपका या तो 4 होगा या 9 होगा, या बी उल्टा वाइस वर्सा, मीन्स ए और बी की हमने दोनों की वैल्यू निकालती, तो बचे हुए जो दो थे वो आपका 9 और 4 होंगे। तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। वैसे बाकी क्वेश्चंस भी इसी टाइप के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, आप देख लीजिए, यू कैन डू दैम। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है डायरेक्टली। इफ द रेंज ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन अ वेरिएबल एक्स इज नोन टू बी 25 इफ वाई इक्वल टू 40 + 3x, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ द सेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई। तो यहाँ पे चेंज इन स्केल भी हो रहा है, चेंज इन ओरिजिन भी हो रहा है। तो चेंज इन ओरिजिन का कोई असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो रेंज में चेंज इन ओरिजिन का कोई असर पड़ता नहीं है, और चेंज इन स्केल का पड़ता है। तो चेंज इन स्केल माने इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मॉडुलस ऑफ 3 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 टाइम्स जो पुराना वाला जो रेंज था उसका टाइम्स हो जाएगा इसका जो रेंज बनेगा। तो 3 टाइम्स पुराना वाला रेंज कितना था 25, तो 25 का 3 गुना कितना हो गया 75। सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।